सफरगेट मूवमेंट। इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे मताधिकार आंदोलन का। यह कक्षा हम लोगों का अंतिम कक्षा है अध्याय 4 नागरिक शास्त्र सिविक्स का, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट के बारे में, सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं। यह हम लोग का कक्षा 5 है इस अध्याय का, जो कि अंतिम कक्षा होगा, जहां पर हम लोग बात करेंगे सफरेज मूवमेंट का, सफरगेट मूवमेंट का, या फिर हिंदी में कहें तो मताधिकार आंदोलन का, महिला मताधिकार आंदोलन का। हम लोगों ने इस अध्याय में जाना सरकार होता क्या है, सरकार किस तरीके से कार्य करता है, सरकार के कैसे कैसे उदाहरण होते हैं। तो डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी और फ्री रेन को भी हम लोगों ने जाना। तो डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर से लेकर मोनार्की वाले एलिजाबेथ और विक्टोरिया तक के कंसेप्ट को, क्वीन विक्टोरिया तक के कंसेप्ट को हम लोगों ने देखा। ऐसे ही करके हम लोगों ने इस अध्याय में बहुत सारी चीजों को देखा, जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन और पीएसबीआई के अनुसार पढ़ना है। अब हम लोग इस कक्षा में आगे बढ़ते हैं और एक केस स्टडी लेते हैं। इस अध्याय को आगे बढ़ाते हुए एक सफरगेट मूवमेंट यानी कि महिला मताधिकार आंदोलन या फिर मताधिकार आंदोलन के बारे में बात करते हैं। सरकार, गवर्नमेंट के अंतर्गत के अंदर कैसे मताधिकार यानी कि मत देने के अधिकार का आंदोलन, वोट देने के अधिकार का आंदोलन होता है, और महिला वोटरों, महिला मतदाताओं के लिए कैसे आंदोलन होता है, उसकी बात हम लोग इस केस स्टडी में करेंगे। केस स्टडी क्या होता है? तो केस स्टडी का मतलब होता है कोई एक इशू हम लोग लेते हैं, कोई एक मुद्दा लेते हैं, जिसको अंग्रेजी में केस कहते हैं। कोई एक मुद्दा लेते हैं, कोई एक विषय लेते हैं, प्रैक्टिकल विषय लेते हैं, और फिर उसको देखते हैं कि आखिर ये हुआ था तो इसका क्या प्रभाव पड़ा था, इसका क्या निष्कर्ष निकला था, ये कैसे क्या हुआ था। जब हम अपने विषय से जुड़ा हुआ कोई एक उदाहरण लेकर उसको रीड आउट करते हैं और उससे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं और निकालते हैं, तो इसी को केस स्टडी कहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने इस अध्याय में गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा और पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक केस स्टडी है मताधिकार आंदोलन, महिला मताधिकार आंदोलन या फिर द सफरगेट मूवमेंट। THESUFFRAGETTEMOVEMENT। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन वेयर नॉट अलाउड टू वोट। बहुत लंबे समय तक महिलाओं को वोट देना यानी कि मत देने नहीं दिया जाता था, मताधिकार नहीं था महिलाओं का, यानी कि महिला जो थी वो वोट मत नहीं दे सकती थी। आगे, इट वाज थॉट दैट वुमेन वेयर नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग सेंसिबल डिसीजन। क्योंकि माना जाता था कि महिला जो है उस तरीके से, उनका बौद्धिक विकास उस तरीके से नहीं होता है, इसलिए वो वैसे डिसीजन, वैसे निर्णय नहीं ले सकती हैं जो कि ज्यादा जरूरी या फिर ज्यादा जो है जिससे बहुत ज्यादा स्टेक, बहुत सारी चीजें जो है वो असर करे, वैसे डिसीजन जो है वो महिलाएं नहीं ले सकती है, ऐसा माना जाता था। इसी कारण से महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। वुमेन वेयर सपोज्ड टू स्टे एट होम एंड टेक केयर ऑफ फैमिली। महिलाओं के बारे में सोचा जाता था, माना जाता था कि वो घर में रहे और परिवार के लोगों का ध्यान रखे। The suffragette movement was the name given to the struggle started by women demanding the right to vote। तो यहाँ पर एक आंदोलन शुरू होता है जो सफरगेट आंदोलन या फिर सफरेज आंदोलन या फिर सफरेज मूवमेंट या सफरगेट मूवमेंट या फिर मताधिकार आंदोलन, इसको हिंदी में कह लीजिए। यह एक मताधिकार आंदोलन की शुरुआत होती है और वहां पर क्या मांगा जाता है? तो महिलाओं को मत देने का अधिकार मांगा जाता है। यानी कि इस आंदोलन में महिलाओं को मत देने के अधिकार की मांग की जाती है, और इस आंदोलन का नाम जो है वो मताधिकार आंदोलन है, क्योंकि यहाँ पर राइट टू वोट फॉर वुमेन की बात होती है। यानी कि महिलाओं को जो राइट नहीं दिया गया था वो राइट देना, मत का राइट देना, मताधिकार देना, मत का अधिकार देना, मत देने का अधिकार देना, इसी की मांग इस आंदोलन में की गई थी। क्योंकि कोई भी आंदोलन जो होता है वहां पर किसी न किसी चीज की व्यापक रूप से मांग की जाती है, और इस आंदोलन में, मताधिकार आंदोलन में, मत के अधिकार का आंदोलन यानी कि महिलाओं के मत के अधिकार का आंदोलन हुआ था, जो कि पहले महिलाओं को नहीं मिला था अधिकार। इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड सफरेज।
ये जो सफरगेट मूवमेंट है, ये जो सफरगेट शब्द है, यह कहां से निकला हुआ है? तो ये सफरेज शब्द से निकला हुआ है। और सफरेज का मतलब या सफरेज का मतलब क्या होता है? टू वोट, मत देना, यानी कि सफरेज। सफरेज का मतलब होता है वोट देना, मत देना। और वहीं से द सफरेज मूवमेंट, द सफरजेट मूवमेंट की जो शब्दावली है वो बनती है। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1848 इन द यूएसए, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या सिंपली अमेरिका कह ले। वहां पर वर्ष 1848 में शुरू हुआ था। और अमेरिका के बारे में एक फैक्ट जो हम बार बार कहते आए हैं, बताते आए हैं, फिर बताते हैं कि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और भारत जो है सबसे बड़ा, क्योंकि भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है लोकतांत्रिक देशों की तुलना में। आगे, Women in France struggle for their voting right and finally won it in 1946। जो महिला थी, फ्रांस एक देश है, ये भी यूरोप महादेश में आता है। फ्रांस एक देश है जहां की महिला ने भी बहुत सारी लड़ाई लड़ी, बहुत सारे आंदोलन किए अपने मताधिकार को पाने के लिए। और वर्ष 1946 में उन्हें यह अधिकार पहली बार मिल गया और तब से वो मतदान करती आ रही हैं अभी भी। सिमिलरली वुमेन इन यूके एंड द यूएसए आल्सो हैड टू स्ट्रगल। इसी तरीके से जैसे फ्रांस में हुआ, महिलाओं ने स्ट्रगल किया, वैसे ही इंग्लैंड और अमेरिका में भी महिलाओं को स्ट्रगल करना पड़ा, महिलाओं को लड़ाई लड़नी पड़ी। आगे, इट वॉज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय, दैट द मेरिट्स ऑफ द वुमेन वेयर रियलाइज, पता चला कि महिला भी बहुत सारा कार्य वो कर सकती है जो कि पहले नहीं सोचा जाता था। पहले जो सोचा जाता था कि महिलाएं जो है वो सिर्फ घर के लिए बनी है, घर के अंदर के लिए बनी है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो महिलाओं ने उन सारे चीजों में योगदान दिया जहां पर पुरुष तक भी वहां पर उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे, पुरुष को भी दिक्कत हो रही थी। वहां पर महिलाओं ने अपना योगदान दिया, सकारात्मक योगदान दिया। और उसके बाद पता चला कि नहीं, महिलाएं भी जो है वो बहुत कुछ कर सकती हैं। आगे, बिफोर दैट टाइम इट वॉज बिलीव दैट अ वुमेन्स राइट प्लेस वॉज एट होम वेयर सी शुड लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन। यह पहले भी बात हो गई है। उससे पहले क्या माना जाता था? प्रथम विश्व युद्ध से पहले कि जो महिलाएं हैं वो घर के लिए बनी है और अपने बाल बच्चों का ध्यान रखे। आगे, इन इंडिया, भारत में, अपने देश में, हाउ एवर वुमेन वोटेड अलॉन्ग साइड मेन इन द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। भारत में वर्ष 1952 जब भारत यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला मतदान हुआ था, पहला जो वोटिंग हुआ था वर्ष 1952 में, उस समय भी महिलाओं ने मतदान किया था। यानी कि भारत में महिलाओं को ज्यादा स्ट्रगल या फिर कहें तो स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा अपने मताधिकार के लिए। मताधिकार आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भारत में वर्ष 1952 यानी कि वो वर्ष जब भारत में पहला जनरल इलेक्शन, आम चुनाव हुए, यानी कि लोकसभा चुनाव हुआ, उसी समय महिलाओं को अधिकार दे दिया गया था। However, Indian women are struggling for greater representative in the legislature। लेकिन यहां पर महिला किस लिए स्ट्रगल कर रही हैं, किस लिए लड़ रही हैं? तो वो चाह रही हैं कि हमें विधायिका में यानी कि विधानसभा और लोकसभा में, विधान परिषद और राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को वहां पर प्रतिनिधित्व मिले, हम लोग वहां पर जाएं। यह स्ट्रगल जो है वो भारत में है। भारत में मत देने का स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि भारत में शुरू से ही मताधिकार दिया गया था। यहां पर स्ट्रगल क्या है कि महिलाएं चाह रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जाए लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में। मतलब इनकी भागीदारी ज्यादा हो, इनकी हिस्सेदारी ज्यादा हो। अब यह हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है, जहां पर हम लोगों ने एक केस स्टडी भी देख लिया, सरकार से जुड़ा हुआ एक केस स्टडी देख लिया कि कैसे महिलाओं के अधिकार के लिए महिलाएं और अलग अलग लोगों ने, यहाँ पर पुरुष ने भी लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए, जो चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार मिले। तो हम लोगों ने ये सफरगेट मूवमेंट की भी बात कर ली। अब हम लोग पूरे चैप्टर को, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो हम लोग को पढ़ना था इस अध्याय में, उसको हम लोग इस 5 बिंदु से रिकॉल कर लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं, फिर से निष्कर्ष के तौर पे समझ लेते हैं। इन द पास्ट मोनार्की एग्जिस्टेड एंड नाउ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट। पहले साम्राज्य यानी कि राजाओं, रानियों, इन सारी चीजों का चलता था सरकार। अब जो है वो लोकतांत्रिक सरकार चलती है, जहां पर जनता के द्वारा सरकार चुना जाता है। वहां पर वो हेरिडिटरी था, मतलब
अनुवांशिक था, एक राजा का, उसी के परिवार का अगला राजा उत्तराधिकारी बनेगा या फिर वो जिसको चाहेगा वही बना सकता है। आगे, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश, हम लोगों ने देखा। गवर्नमेंट है 3 ऑर्गन, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेचर को हिंदी में विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका कहते हैं और जुडिशियरी को हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। For the convenience of the administration for a big country like India, the government is again divided into 3 level. बड़े देश जैसे कि भारत की बात कर ले तो वहां पर चूंकि प्रशासन को आसानी से और सुविधाजनक तरीके से चलाने के लिए 2-3 स्तर पर सरकार को बांट लिया जाता है। जैसे भारत में बांटा गया है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, केंद्रीय सरकार होता है जो पूरे देश को चलाता है, तो एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, राज्य सरकार होता है जो अपने राज्य को चलाता है, तो एक लोकल गवर्नमेंट होता है जो अपने जिले, अपने गांव, अपने कस्बे, अपने वार्ड को चलाता है। आगे लास्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर ऑल द पीपल टू यूज देयर वोटिंग राइट। एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूएएफ है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो यूएएफ है, यह इंश्योर करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सारे लोग जो हैं अपना मताधिकार, सारे लोगों को मताधिकार मिले और सारे लोग मत दें, वोट दें। अब हम लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर जो कि आप लोगों को करने हैं, यानी कि जो अध्याय हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया है, पूरा किया है, इसके आधार पर आप लोगों से प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, वहां पर किसी एक को जो आपको सही लगे वो टिक करें। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति, अगले पृष्ठ में हम लोग देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति वाला भी सवाल पूछा गया है, तो फिर सही गलत वाला भी सवाल प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में आंसर देने वाले भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो 2-3 लाइन वाले भी पूछे गए हैं, तो एक पैराग्राफ यानी कि 5-6 लाइन, 5-6 सेंटेंस में आंसर भी देने होंगे। और यह सारे वो प्रश्न है जो कि आप लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। इसलिए आप लोग इस पूरे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं इसको करें। जहां पर भी कोई भी परेशानी होता है, कोई भी समस्या होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहां पर जैसे यहां पर पृष्ठ संख्या 124 पर हम लोग हैं, तो यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर एक प्रश्न है, द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल इज। जो लेजिस्लेचर इंडिया का, जो विधायिका भारत का केंद्रीय स्तर पर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव कहते हैं, जुडिशियरी कहते हैं, नन ऑफ दीज कहते हैं, या पार्लियामेंट कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में किया है। उसी तरीके से फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सिक्योरिटी ऑफ द नेशन है, या वेलफेयर ऑफ द पीपल है, या कलेक्शन ऑफ द टैक्स है, या ऑल ऑफ दीज है। इसी तरीके से यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड क्या करता है ये? तो ये रिच पीपल को वोटिंग राइट देता है, या पुअर को वोटिंग राइट देता है, या फिर जो सर्टेन एज के हैं उसको वोटिंग राइट देता है, या सबों को वोटिंग राइट देता है? यह बताना है जो हम लोगों ने किया है। इसी तरीके से और भी प्रश्न है जो आप लोगों को करने हैं। यहाँ पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसी तरीके से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रश्न पढ़ देते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एट द यूनियन लेवल इज। जो लेजिस्लेचर इंडिया का, जो विधायिका भारत का केंद्रीय स्तर पर है, उसको क्या कहते हैं? इसी तरीके से 4 और प्रश्न है, टोटल 5 प्रश्न है। सही गलत वाले प्रश्न है, यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए होंगे। जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है? सही है तो सही, गलत है तो गलत, सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 प्रश्न दिए गए हैं जो एक लाइन में बताएं, एक लाइन में इसका उत्तर दें। राइट वन नीड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की एक आवश्यकता क्या है, क्यों सरकार की जरूरत है, वो एक आवश्यकता की बात बताएं। इसी तरीके से 4 प्रश्न है। अगला है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 2-3 सेंटेंस में आंसर दें। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे एक प्रश्न पढ़ देते हैं, मेंशन ब्रीफली अबाउट द एग्जीक्यूटिव एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव के बारे में बताएं कि क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करें। ब्रीफली मतलब संक्षिप्त रूप से और विस्तार रूप से, जैसे भी चाहें वैसे करें, 2-3 लाइन में करें। और कैसे सेंट्रल लेवल, केंद्रीय स्तर पर करता है ये कौन? तो एग्जीक्यूटिव वर्क, ये आपको बताना है। मेंशन ब्रीफली अबाउट द एग्जीक्यूटिव एट द सेंट्रल लेवल इन इंडिया। इसी तरीके से टोटल 6 प्रश्न है, ये करने हैं। अगला है, लास्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर जैसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं, इसको आपको करने हैं एक
पैराग्राफ में 5-6 सेंटेंस में जैसे पूछा गया है एक प्रश्न, विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट सेटल डिस्प्यूट, गवर्नमेंट का कौन सा बॉडी, कौन सा अंग, कौन सा संस्थान जो है वो डिस्प्यूट को सेटल करता है, यानी कि मतभेद को सही करता है, मतभेद को ठीक करता है, यह बताना है। इसी तरीके से टोटल 6 प्रश्न है। इसके बाद लास्ट है जो पृष्ठ संख्या हम लोग 125 पर हैं, लास्ट है आप लोगों से पूछा जा रहा है, आप लोगों से करवाया जाएगा। यहाँ पर क्रिएटिव एक्टिविटी, 4 क्रिएटिव एक्टिविटी दिए गए हैं जो आप लोगों को करना है इस अध्याय के आधार पे। जैसे टॉपिक फॉर लेक्चर इन द क्लासरूम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मेरिट और डिमेरिट। अब यहां पर एक आप अपने क्लासरूम में, जहां पर आप जिस कक्षा में आप पढ़ रहे हैं वहां पर आप अपने को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे, बाकी सारे लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार पर बात करें, कुछ लोग मेरिट पर बात करें तो कुछ लोग डिमेरिट पर बात करें, कुछ लोग इसकी अच्छाई पर तो कुछ लोग इसकी बुराई पर यानी कि कमी पर। ड्रॉ और पेस्ट द पिक्चर ऑफ इलेक्शन सिंबल ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। दूसरा क्रिएटिव एक्टिविटी है कि भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पर भारत की ही बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सीधा पॉलिटिकल पार्टी की बात की जा रही है। तो आप बाहर यानी कि भारत के बाहर विदेशों के भी पॉलिटिकल पार्टी का क्या करना है आपको, तो पिक्चर जो है, जो इलेक्शन सिंबल का उनका पिक्चर है उसको कट करना है। जहां से भी पेपर, मैगजीन, समाचार पत्र, पत्रिका वगैरह जहां से पुस्तक से मिले उसको कट करना है, उसको काटना है और उसको एक जगह पर चिपकाना है, एक पन्ने पर चिपकाना है। कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कलेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। मेक अ मॉडल ऑफ पार्लियामेंट, एक थर्मोकोल सीट लें, यूज थर्मोकोल सीट लिखा हुआ है, एक थर्मोकोल सीट मिलता है, एक थर्मोकोल सीट स्टेशनरी की दुकान में जाए, थर्मोकोल सीट मांगे, थर्मोकोल सीट ले और उसमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का नक्शा बनाए, उसको काट कर उसको स्केच करके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान का उसमें नक्शा बनाए, मानचित्र बनाए। इसी के साथ हमारा यह अध्याय जो है वो समाप्त होता है। हम लोग सिविक्स क्लास 6 के चैप्टर 4 यानी कि गवर्नमेंट को यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को पीएसबीआई पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत पढ़ने हैं और जो आप लोगों को पारस प्रकाशन के अनुसार पढ़ना है, जो कि आप लोगों के पास पुस्तक भी है, आप सामने इसको स्मार्ट बोर्ड पर भी देख रहे हैं। तो यह जो अध्याय है वह पूरा होता है और इस अध्याय की शुरुआत मैंने एक कथन के साथ किया था और इस अध्याय को मैं समाप्त भी उसी कथन के साथ करना चाहूंगा। सच से मुंह नहीं छुपाते, ईमानदार नेता हर जगह छा जाते। यही कथन है जो कि बताता है कि एक सरकार कैसा होना चाहिए, एक सरकार की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए और बाकी सारा कुछ क्या क्या होता है और नहीं होता है, यह सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है इस अध्याय के 5 कक्षाओं में और यह हम लोग का 5वां कक्षा है और यहां पर यह अध्याय समाप्त होता है। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे तो किसी और अध्याय के साथ आगे बढ़ेंगे।